हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई ही आपके लिए आपकी कक्षा से रिलेट सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके चैप्टर्स के सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था हमारा परिवेश भाग 2 कक्षा 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस सब्जेक्ट के आपके चैप्टर देखना, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट देख लिया था दादी की सेहत तिजोरी, सेकंड चैप्टर देख लिया था गांव की यात्रा, थर्ड चैप्टर भी देख लिया था बीज की कहानी। यहाँ हम देखने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर अध्याय 4 अंतर्निर्भरता का चक्र। वीडियो की विशेषता ये होगी कि आपको एक ही वीडियो में उस चैप्टर से रिलेट पूरी जो एक्सप्लेनेशन है उस चैप्टर को समझने की जो भी प्रक्रिया है वो समझ आ जाएगी और सभी क्वेश्चन आंसर्स, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे हमारी वीडियो में। तो आपको जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 अंतर्निर्भरता का चक्र। मनोज कल पूरी रात सो नहीं पाया, न ही उषा, राजू और दादी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे सभी बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी का कारण थी कजरी गाय। कजरी गाय रात भर दर्द से कहरहती रही, यानी दर्द हो रहा था उसको तो वो तड़पती रही रात भर दर्द में। राजू बोला कि क्या इसके पेट में दर्द है? तो जो उषा उदास सा मुंह बनाकर बोली, मुझे तो लगता है कजरी को बुखार आ गया है। मनोज भी दुखी मन से कजरी की तरफ देखकर बोला, सुबह हो गई है, अब मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो ही कुछ बता पाएंगे। डॉक्टर साहिबा आई तो उषा ने बताया कि कजरी कल पूरी रात दर्द से करहा रही थी, दर्द में तड़प रही थी। राजू तो रुआसा ही हो गया और डॉक्टर से बोला, क्या कजरी बहुत बीमार है? क्या आप उसे मोटी सी सुई लगाएंगी? तो यहाँ पर डॉक्टर बोली, कजरी काफ़ी कमज़ोर है, उसके पेट में भी दर्द है, एक सुई तो लगानी ही होगी। कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, उसे प्रतिदिन खिलानी होगी। मनोज बोला, कजरी कुछ दिनों से बहुत कम दूध दे रही है। दादी उदास मन से आसमान में देखते हुए बोली कि इस वर्ष बारिश भी तो बहुत कम हुई है। तो देखिए, इन पूरी प्रक्रियाओं से आपको क्या समझ आया कि एक दूसरे पर चीज़ें किस तरह से डिपेंड रहती हैं। ठीक है, अगर बारिश नहीं होगी तो घास फूस अच्छे से नहीं होगी, घास फूस अच्छे से नहीं होगी तो जो गाय भैंस बकरी जो भी खाना खाते हैं उनको प्रॉपर मिलेगा नहीं, और प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो दूध कम देंगी या बीमार पड़ेंगी। तो ये एक पूरा चक्र है जिससे आप समझेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के थ्रू अंतर्निर्भरता। तो अभ्यास 1 है जिसमें कहा गया है, आओ अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, संवेदनाओं को आपको डिवाइड करना है। जैसे हंसने पर आंखों में हमारे अचानक से पानी आ जाता है ना, तो ये एक सहज सी बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है, ये सहज बात है। सामान्य देखिए, भूख लगने पर पेट में गुड़गुड़ होती है, तो ये भी एक सामान्य सी बात है। असहज कब महसूस होता है? जब हम मंच पर बोलने के समय जाते हैं और हमारे पैरों में कंपन सा होता है, तब हम असहज महसूस करते हैं। छींक आना, यही भी सहज है, सामान्य है, जैसे प्यास लगना। ठीक है, परीक्षा के समय घबराहट होना, ये हमें असहज कर देता है, क्योंकि परीक्षा हम जब देने जाते हैं, चाहे हमारी कितनी अच्छी तैयारी हो, पर एक जरा सा 1 सेकंड के लिए हमारे दिल में धड़कनें काफ़ी तेज हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये फिल करना था। मनोज की तरह गांव के और लोग भी खेती, पशुओं और प्रकृति पर निर्भर काम करते हैं। जैसे मनोज का परिवार कजरी से मिलने वाले दूध को बेचकर कुछ धन कमाता है, साथ ही खेतों में मौसम के अनुसार फसलें बोते हैं। तो आइए पता लगाएं कि कौन सा व्यवसाय किस पर निर्भर है। तो देखिए, एक सुंदर सा चित्र दे रखा है यहाँ पर गांव का, जिसमें आपको देखिए कुछ रिलेट करते हुए सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे हमें पता चलेगा जिससे कि कौन सी चीज़ किस पर निर्भर है। जैसे अलग अलग व्यवसाय अलग अलग संसाधनों पर निर्भर करते हैं। जैसे कुम्हार को मिट्टी चाहिए तो बढ़ई को लकड़ी, कील और हथौड़ा चाहिए जो हमें प्रकृति से मिलता है। ऐसे ही कई काम जीव जंतुओं पर आधारित है, जैसे दूध उत्पादन के लिए गाय भैंस बकरी का पालन, रेशम के लिए रेशम कीट का पालन इत्यादि। तो ये सभी जो चीज़ें हैं एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। अभ्यास 2 में कहा गया है, आप नीचे दी गई सारणी में खेती से जुड़े व्यवसाय, उनके लिए काम आने वाले पेड़ पौधे अथवा फसलों के नाम लिखिए। ऐसे जीव जंतुओं से जुड़े व्यवसाय के बारे में भी लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पेड़ पौधे या खेती से जुड़े व्यवसाय लिखने हैं, देन कौन से पेड़ पौधे या फसल उगाई जाती हैं और अन्य संसाधन उनके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे फसल उत्पादन से यहाँ पर देखिए कौन कौन से हम फसल उत्पादन कर सकते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, दालें, सब्जियाँ जैसे भिंडी, टमाटर, लौकी, तो ये सभी जो है फसलें में आ जाएंगे।
अन्य संसाधन की क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे बीज, खाद, पानी और कृषि उपकरण की। बागवानी, इसमें देखिए बागवानी में फल और फूल का उगाया जाता है, खेती की जाती है, जैसे फल में आम, सेब, केला, फूल में गुलाब, गेंदा। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, अन्य संसाधन में लिखेंगे बीज, खाद, पानी, बागवानी उपकरण। इसी तरह से ये तो थे पेड़ पौधे या खेती से जुड़े व्यवसाय। अब देखेंगे जीव जंतु से जुड़े व्यवसाय, जो कि एक दिखे पशुपालन, जिसमें कौन कौन से जीव जंतु होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। अन्य संसाधन में लिख देंगे जैसे इनमें क्या जरूरत पड़ती है, इनके लिए चारा, पानी, पशु शेड की जरूरत पड़ती है जिसमें ये छाया में खड़े रह सके, पशु चिकित्सा सेवाएं की जरूरत पड़ती है टाइम टाइम पर। इसी तरह से मुर्गी पालन, जो कि मुर्गी पाली जाती है जिसमें दाना, पानी, मुर्गी घर होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। अन्य अंडे जो होते हैं, ये सभी यहाँ पर इस चीज़ से संबंधित हैं। तो अभी हमने समझा कि जो जैसे डॉक्टर की दवाई से कजरी की तबीयत पहले से अच्छी हो गई, ठीक है। गांव में इस वर्ष बारिश भी हुई और हरा भरा चारा वापस से कजरी के खाने में दिखने लगा। दादी एक दिन खुशी से बोली, अब तो कामकाज अच्छे से चलने लगेगा। तो इस बात को समझने के लिए राजू ने एक कड़ी बनाई। देखिए कामकाज अच्छा चलेगा क्योंकि कजरी दूध अच्छा दे रही थी, क्योंकि उसे अच्छा जो है हरा भरा चारा मिल रहा है, क्योंकि बारिश अच्छी हुई है। तो देखिए किस तरह से कड़ियाँ जुड़ी हुई है। अगर बारिश अच्छी होगी तो चारा अच्छा होगा, चारा हरा भरा रहेगा, चारा हरा भरा रहेगा तो कजरी दूध को अच्छे से दे पाएगी, और कजरी अच्छे से दूध देगी तो उससे जो मिलने वाले धन है वो अच्छे से मिलेगा, जो परिवार जो उसे पाल रहा है उसको लिए, और कामकाज जो है उनका अच्छे से चलेगा। तो ये कड़ी है क्योंकि बारिश अच्छी हुई, यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार अंतर्निर्भरता जानकर स्पष्ट हुआ कि हम प्रकृति पर निर्भर हैं। प्रकृति अगर हमें सहयोग देती है या प्रकृति से हमें बारिश टाइम टाइम पर जो भी हमें चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिलती हैं, तो हम जो इस कड़ी है इसको कंप्लीट कर पाएंगे। अगर प्रकृति से खिलवाड़ किया तो प्रकृति भी हमें ये सब चीज़ें नहीं करने को देंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने समझा अंतर्निर्भरता का चक्र। अब देखिए अभ्यास 3 में आपसे कहा गया है कि आप भी नीचे दी गई इस समस्या की कड़ी बनाएं। जैसे गांव की नालियों का भरना, क्योंकि तो क्यों भरा जाता है। देखिए गांव की नालियाँ कैसे भरती हैं, क्योंकि कचरा जो है लोग नालियों में फेंकते हैं। अब नालियों की नियमित सफाई नहीं होती, इसलिए लोग जो कचरा फेंकते हैं वो अटक जाता है, क्योंकि बारिश का पानी नालियों में जमा हो जाता है, क्योंकि पानी का बहाव रुक जाता है और मच्छर पनपते हैं। तो देखिए जब कचरा साफ नहीं होगा तो कचरा जमा होगा, कचरा जमा होगा तो पानी का जो बहाव है वो अच्छे से नहीं होगा, जमा हो जाएगा। अब जमा हो जाएगा अगर पानी, बारिश का पानी है, जो भी पानी है, तो जमा होने पर उसमें मच्छर पनपेंगे जिससे बीमारियां होंगी। तो इस तरह से ये एक कड़ी है गांव की नालियों का भरना। तो आपको इसमें फिल करना था, यहाँ पर जगह स्पेस इतना नहीं था तो मैंने यहाँ पर अलग से आपको लिख करके बता दिया है, आप लिख सकते हैं इसे इजीली। अभ्यास 4 में है समूह कार्य, जिसमें कहा गया है राजू अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ पता लगाने का प्रयास कर रहा है, यानी कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आओ उसकी सहायता करें। तो हमें उसकी सहायता करनी है। समूह में नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। दूध का पशु से बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया का पता लगाइए कि दूध जो है वो पशु से बाजार तक कैसे पहुंचता है, कौन कौन से पशु हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, पहले क्या क्या करते हैं और बाद में क्या, एक कड़ी बनाइए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए गाय भैंस का पालन पोषण, देन दूध निकालना, देन दूध से दही और पनीर, घी आदि बनाना। तब देखिए पहले और ब का आंसर देखेंगे हम यहाँ पर, कौन कौन से पशु हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं और पहले क्या क्या करते हैं, बाद में क्या। पशु से बाजार तक की जो सीमा कड़ी है वो भी हम बता सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए कौन कौन से पशु दैनिक जीवन में काम आते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, कुत्ता, घोड़ा, ऊंट, ये सभी दैनिक जीवन में काम आते हैं। पहले क्या क्या करते हैं, बाद में क्या। तो देखिए उदाहरण के तौर पे पहले देखिए क्या करेंगे, हम गाय भैंस का पालन पोषण करेंगे, देन उससे दूध निकालेंगे, दूध से दही, पनीर, घी आदि बनाएंगे, ठीक है। तो ये चरण थे, ये कड़ी है। इसी तरह से देखिए इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, किसान होता है, ग्वाला होता है जो उन्हें पालता है, दूध विक्रेता होता है जो दूध को बेचता है, दूध अब विक्रेता जो है वो दूध को पहुंचाता है हलवाई तक, उपभोक्ता तक। तो ये एक तरह की कड़ी हो गई है, हलवाई उपभोक्ता तक। अब कौन कौन सी वस्तु की जरूरत पड़ती है, इसमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। देखिए नेक्स्ट आपको कहा गया है कि कौन कौन सी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है इनमें, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को आपको सूचीबद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सूचीबद्ध करेंगे। प्राकृतिक में आ जाएगा देखिए घास, चारा, पानी, क्योंकि प्रकृति से मिलता है। अब मानव निर्मित में देखिए आ जाएगा बाल्टी, बर्तन, धोने की मशीन होती है, चूल्हा, गैस, डिब्बे इत्यादि। यदि ये वस्तुएं नहीं हो तो क्या विकल्प होगा,
पशुओं का जो है पालन पोषण वो मुश्किल हो जाएगा, दूध का उत्पादन कम होगा, दूध से बने उत्पादों की कमी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें लिखना था। अब ऐसे ही आओ पता लगाएं कि पेड़ से कागज और कागज से कॉपी तक की यात्रा कैसी दिखती है। तो यहाँ पर आप अपने शिक्षक की हेल्प ले सकते हैं कि पेड़ से कागज कैसे बनता है, कागज से कॉपी कैसे बनती है, पहले क्या होता होगा, फिर क्या प्रक्रिया की कड़ी बनाइए। तो देखिए यहाँ पर हम एक पेड़ का एग्जाम्पल लेंगे। पहले देखिए पेड़ के लिए बीज बोया जाता है, फिर वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फल फूल आते हैं। तो इसमें आप देखिए फिर उसके थ्रू उसकी जो पेड़ की छाल होती है वो कागज़ बनाने के लिए यूज़ में ली जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सूचना इकट्ठी करनी थी। यहाँ पर सूचना इकट्ठी करने में आपको कहा गया कि कौन कौन सी वस्तु इस निर्माण प्रक्रिया में शामिल है। तो देखिए पेड़, पानी, मिट्टी, धूप, हवा सभी इन चीज़ों में शामिल है पेड़ को एक अच्छे पेड़ बनने के लिए। हाँ, यहाँ पर पेड़, पानी, मिट्टी, धूप, हवा सभी चाहिए। यदि ये वस्तु नहीं हो तो क्या विकल्प होगा। पेड़ नहीं उगेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी और कागज़ और लकड़ी के उत्पाद नहीं बनेंगे। पेड़ नहीं होंगे तो कागज़ और जो लकड़ी के उत्पाद है वो बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये विकल्प हमने देखा। पेड़ किस तरह से उगा जाता है, देन उसके लिए उससे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको करना था यहाँ पर सूचना इकट्ठी करने में बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कि पहले क्या होता होगा, फिर क्या प्रक्रिया की कड़ी हमने बनाई कि पहले बीज बोया जाता है, फिर अंकुरित होता है। इसी तरह से कौन कौन सी वस्तु इस निर्माण प्रक्रिया में शामिल है वो हमने देखा। जल, पानी, मिट्टी, हवा, सूर्य का प्रकाश। यदि ये वस्तु नहीं हो तो क्या विकल्प होगा, तो ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, पेड़ नहीं उगेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कागज़ और लकड़ी के उत्पाद नहीं बनेंगे। अगला अभ्यास 5 है जिसमें हमें कहा गया है दुनिया हमारे घर में। तो इसका अर्थ समझते हैं। अभी तक पाठ में हमने सीखा कि हमारी व्यवस्थाएं बहुत सीमा तक पेड़ पौधे और जीव जंतुओं अर्थात पर्यावरण पर निर्भर हैं। आइए देखिए कि हमारे दैनिक जीवन में यह अंतर्निर्भरता कैसे दिखाई देती है। कभी आपने सोचा है कि जिन वस्तुओं को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो कहाँ से आती हैं, उन्हें हम तक पहुँचाने वाला लोग कौन है। आओ इस बारे में पता करें। अपनी कॉपी के प्रश्न में बीचों बीच एक ऐसी वस्तु का चित्र बनाइए जो आप प्रतिदिन उपयोग में लेते हैं, जैसे पेन, कपड़ा, ब्रश, जिसका उपयोग आप सामान्य तौर पे करते हैं, डेली हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको चित्र बना लेना है बीचों बीच पृष्ठ के। जैसे यहाँ पर बना रखा है कपड़ा, तो हम कपड़े का ही एग्जाम्पल लेंगे। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे या आंसर देंगे कि अब इसके किनारे उन सभी वस्तुओं का नाम लिखना है हमें जिनसे ये वस्तु मिलकर के बनी है, और ये भी लिखना है कि सामान कहाँ से आया होगा, इसको बनाने में कौन कौन सम्मिलित होंगे, ये वस्तुएं आपके पास कहाँ से आई हैं, इनको वहाँ तक किसने पहुँचाया होगा, उनके भी नाम लिखेंगे। एक बार जब आप सभी चीज़ों के नाम लिख चुके हैं जिन्होंने इसे बनाने में या आप तक पहुँचाने में योगदान दिया है, अपने पेज को एक बार फिर से देखना है आपको। क्या दिखाई दे रहा है कि एक वस्तु के लिए आप कितने लोगों पर निर्भर हैं? क्या आप इन सभी को जानते हैं? क्या ये सभी लोग वस्तुएं आपके स्थानीय परिवेश से हैं? नहीं तो कहाँ कहाँ के लोग इसमें शामिल हैं? ये देखकर आपको जो अनुभव हो रहा है उसे लिखना है। अगर इनमें से कुछ भी कम पड़ जाए या नहीं हो तो इस पूरी प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। तो एक गतिविधि आधारित प्रश्न है जिसमें आपको अपनी पसंद की वस्तु का चित्र बनाना है, जैसे पेन, कपड़ा, ब्रश। यहाँ पर मैंने बनाया है कपड़ा, एग्जाम्पल लिया है कपड़े का। अब देखिए, अब इसके किनारे उन सभी वस्तुओं के नाम लिखेंगे जिससे ये बना है। जैसे कपड़े का चित्र बनाया है तो यहाँ पर कपास, धागा, रंग आदि लिखेंगे, प्रयुक्त सामग्री। अब कहाँ से आया होगा ये लिखना है, इसमें बनाने में कौन कौन सम्मिलित हैं। तो कपड़ा बनाने के लिए कपास खेत से आता है, ठीक है, कपास की खेती होती है, वहाँ से कपास आता है। धागा फैक्ट्री में बनता है, रंग रसायनों से बनते हैं। इसमें किसान, मजदूर, इंजीनियर, डिज़ाइनर आदि शामिल होते हैं, तब जाकर के वो कपड़ा निर्माण होता है। ये वस्तु आपके पास कहाँ से आई, इनको वहाँ तक किसने पहुँचाया होगा, उनके भी नाम लिखो। तो कपास खेत से मंडी, फैक्ट्री, फिर दुकान तक आती है। इसमें परिवहन कर्मी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता आदि, होलसेल जिसको कहा जाता है, आदि शामिल होते हैं। एक बार जब आप सभी के नाम लिख चुके हैं जिन्होंने इसे बनाने में या इसे आप तक पहुंचाने में कोई भी योगदान दिया हो, अपने पेज को एक बार फिर से देखें। तो देखिए आप इस जिसमें हमने नाम लिखे हैं कि कौन कौन हमारे सहायता करते हैं इन चीज़ों को हमारे तक पहुंचाने में, जैसे मजदूर, इंजीनियर, डिज़ाइनर, परिवहन कर्मी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता। तो इनको ध्यान से देखना है कि इन्होंने हमारी हेल्प की है। क्या दिखाई दे रहा है आपको?
एक वस्तु के लिए आप कितने लोगों पर निर्भर हैं। देखिए कितने लोगों पर डिपेंड करते हैं हम, कम से कम 8-10 लोगों पर हम डिपेंड रहते हैं। क्या आप इन सभी को जानते हैं? जी नहीं, हम हर किसी को नहीं जानते। हम जिससे कपड़ा खरीदते सिर्फ उसी को जानते हैं। तो आपको ये दिखाई देगा कि एक साधारण वस्तु के लिए भी आप कई लोगों पर निर्भर हैं। आप शायद उनमें से अधिकांश लोगों को जानते ही नहीं होंगे। तो ये फैक्ट हमने जान ही लिया है। क्या ये सभी लोग और वस्तुएं आपके स्थानीय परिवेश से हैं? क्या आप जहाँ पर रहते हैं कि वहीं से हैं? यदि नहीं तो कहाँ कहाँ के लोग इसमें शामिल हैं? संभवतः सभी लोग वस्तुएं आपके स्थानीय परिवेश से संबंधित नहीं होंगे। इसमें विभिन्न राज्यों या देश के लोग और वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। यह देखकर आपको जो अनुभव हो रहा है उसे लिखें। तो देखिए यह आपको विश्वव्यापी निर्भरता विभिन्न व्यवसायों के महत्व का अनुभव कराएगा। अगर इनमें से कुछ भी कम पड़ जाए या नहीं हो तो इस पूरी प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि इनमें से कोई भी कड़ी टूट जाती है तो पूरी आपूर्ति जो होती है उस चीज़ से संबंधित श्रृंखला बाधित हो जाती है, बाधित हो सकती है। वस्तु का उत्पादन या उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा एक कपड़ा हम तक पहुंचने के लिए किस तरह की प्रक्रियाओं से गुजरता है। अगर कोई एक बीच की कड़ी टूट जाए तो हम तक क्या पहुंचेगी वो उसी वे में जैसे हम तक पहुंचती रहेगी? नहीं, उसकी जो चीज़ की उपलब्धता है वो प्रभावित हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लिखना था। नेक्स्ट है पता लगाइए, प्रदर्शित कीजिए। अब आपको पता लगाना है और प्रदर्शित करना है कि अपने घर में आने वाले सामानों के पैकेट को देखें, उनके पीछे लिखे विवरण को ध्यान से पढ़ें, पता लगाए कि वस्तु कहाँ बनाई गई है, शामिल सामग्री या वस्तुएं कहाँ से आई, ये आपके घर तक किसने पहुँचाई। जब आप इनके बारे में सोचते तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो देखिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एक बिस्किट का पैकेट जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल रहता है, तो उस पर लिखा हो सकता है जैसे भारत में निर्मित या किसी अन्य देश का नाम हो सकता है। तो इसे आपको लिखना है। इसमें शामिल सामग्री वस्तुएं कहाँ से आई, तो बिस्किट के लिए गेहूं भारत या अन्य कृषि प्रधान देश से, चीनी गन्ना उत्पादक देश से, और तेल तिलहन उत्पादक देश से यहाँ पर आई है। ये आपके घर तक किसने पहुँचाई, तो उत्पादक से वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता अर्थात दुकानदार, और अंत में आप या डिलीवरी व्यक्ति ने आप तक पहुँचाई। जब आप इनके बारे में सोचते तो आप कैसा महसूस करते हैं कि वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला की जटिलता को दर्शाता है। ये महसूस होता है कि हम कितने जुड़े हुए हैं, हर किसी पे कितने डिपेंडेंट हैं, जो कि हमें लगता नहीं है कि हम डिपेंडेंट हैं, पर हैं हम किसी न किसी वे में डिपेंडेंट, और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों पर निर्भर हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लेना था। आप कोई भी पैकेट ले सकते हैं, मैगी का पैकेट ले लीजिए, किसी भी पैकेट का एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है थाली में संसार, जिसमें चरण 1 में कहा गया है कि आपके घर में किसी विशेष अवसर पर तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। आमतौर पर आपने कुछ ऐसे व्यंजनों को भी खाया होगा जो आपके घर में नहीं बनते, आपने कहीं और खाए होंगे, कभी बाजार में, कभी दोस्त के घर या अपनी नानी के घर। कुछ व्यंजन तो मौसम विशेष में बनते हैं, यानी विशेष मौसम में बनते हैं, जैसे बाजरे की गर्मा गर्म राब सर्दी के मौसम में बनती है, वहीं चिलचिलाती गर्मी में ठंडी राबड़ी। नीचे दी गई थाली में आप अपने मनपसंद व्यंजन बना सकते हैं। इस तरह से थाली बनानी है आपको, मनपसंद व्यंजन उसमें दर्शाने हैं। इन्हें बनाते समय इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में सोचें, समूह में इस पर चर्चा करें। जैसे ये व्यंजन कौन सी मौसम में बनाया जाता है, इसी मौसम में क्यों बनाते हैं, जो भी आप व्यंजन बनाएंगे यहाँ पर तो आपको उसके बारे में लिखना है। ये आपके परिवार में किस अवसर पर बनाया जाता है और ऐसा क्यों होता है, ये भोजन किस सामग्री से बना है, ये सामग्री आपके घर में कहाँ से आई, और ये आपके क्षेत्र से कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पे लेंगे बाजरे की राब, जो कि सर्दी में बनाई जाती है क्योंकि ये शरीर को गर्मी देती है। उस मौसम में बाजरा आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, खरीफ की फसल होती है बाजरा, जो कि इजीली अवेलेबल होता है सर्दी के टाइम में। तो किस मौसम में बनाया जाता है, सर्दी के मौसम में। इससे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इससे शरीर को गर्मी प्रदान होती है। ये आपके परिवार में किस अवसर पर बनाया जाता है और ऐसा क्यों है, तो ये किसी विशेष त्योहार समारोह या दैनिक जीवन के रूप में हो सकता है, जो पारिवारिक परंपराओं पर निर्भर करता है। ये भोजन किस सामग्री से बना हुआ है, तो उदाहरण के तौर पे हमने बाजरे की राब, बाजरा, गुड़, घी और पानी का यूज़ किया है उसके बनाने के लिए। ये सामग्री आपके घर में आई कहाँ से, तो सामग्री जो है स्थानीय बाजार से खरीदेंगे या तो हम, या किसानों से सीधे या सुपरमार्केट से खरीदी जा सकती है। ये आपके क्षेत्र से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये व्यंजन आपके क्षेत्र की कृषि उपज, जलवायु और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कृषि उपज, जलवायु और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी फेवरेट जो भी डिश है वो यहाँ पर बनानी थी, उसके बारे में लिखना था। मुझे स्पेशली सर्दियों के मौसम में राब पसंद है बाजरे की, तो मैंने यहाँ पर राब के बारे में एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, अब देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य।
अभ्यास कार्य में सबसे पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर साथ के साथ ही देखते जाएंगे। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में फर्स्ट है दे रखा है सेंटेंस, गांव के लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे हैं जो कृषि और गैर कृषि पर निर्भर होते हैं। या तो वो कृषि से रिलेट हो सकते हैं या फिर कृषि से रिलेट नहीं होकर के गैर कृषि से भी रिलेट हो सकते हैं। सही या गलत बताना है। बारिश का कम होना पशुओं के पोषण पर प्रभाव डाल सकता है। सही है, क्योंकि बारिश अगर कम होगी तो पेड़ पौधे हरियाली कम होगी, हरियाली कम होगी तो पशुओं को सही रूप से चारा नहीं मिल पाएगा। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर निर्भर व्यवसायों में परिवर्तन आ सकता है। जी हाँ, आ सकता है। अंतर्निर्भरता का चक्र ग्रामीण जीवन में देखा जाता है। ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों ही जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, तीनों ही सेंटेंस सही है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है 2 से 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। गांव में कौन कौन से व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर है, बारिश का खेती और पशुपालन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और पर्यावरण के संरक्षण से हमारे व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, गांव में कौन कौन से व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर है। गांव में कृषि, पशुपालन, वन आधारित उद्योग जैसे टोकरी बनाना, लकड़ी का काम आदि व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर है। बारिश का खेती और पशुपालन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कम बारिश से खेती में पैदावार कम होती है, पशुओं के लिए चारे की कमी हो सकती है, जिससे पशुपालन प्रभावित होता है। पर्यावरण के संरक्षण से हमारे व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरण के संरक्षण से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिससे कृषि, वन आधारित उद्योग और पशुपालन जैसे व्यवसाय स्थायी रूप से चल सकते हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें कदम उठाने की जरूरत है। अगला है, तालिका में दी गई स्थिति के कारण प्रभाव लिखिए। जैसे स्थिति दे रखी है, गांव में सूखा पड़ गया, कचरे को जो अच्छा आहार नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ। खेती में अच्छी पैदावार हुई तो ऐसा क्यों हुआ। गांव के लोगों ने पशुपालन छोड़ दिया तो ऐसा क्यों हुआ। गांव में बाढ़ आ गई तो ऐसा क्यों हुआ। तो कारण बताना है, प्रभाव बताना है। गांव में सूखा पड़ गया तो कारण है कम बारिश या वर्षा की कमी। फसलें सूख गई, प्रभाव ये हुआ कि फसलें सूख गई, पानी की कमी हुई, कृषि उत्पादन घटा। अब कजरी को अच्छा आहार क्यों नहीं मिला। तो कारण ये है कि गरीबी, खाद्य असुरक्षा। ठीक है, क्योंकि कम बारिश हुई थी, गरीबी थी उसके घर में, जब खेती नहीं हो पा रही थी तो उसे चारा नहीं मिल पा रहा था। अब इससे प्रभाव क्या होगा, कुपोषण, स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। खेती में अच्छी पैदावार हुई तो इसका अर्थ है अच्छी बारिश हुई है, उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ की उन्नत कृषि तकनीकी यूज़ में ली गई हैं। प्रभाव इससे ये होगा कि किसानों को अधिक आय हुई और खाद्य सुरक्षा बढ़ी। गांव के लोगों ने पशुपालन क्यों छोड़ दिया। तो चारे और पानी की कमी के कारण। ठीक है, अब इससे प्रभावित क्या होंगे, दूध, मांस और अन्य जो पशु उत्पाद कम हुए हैं तो उनकी कमी हो जाएगी। गांव में बाढ़ आई तो इससे क्या होगा, क्योंकि अत्यधिक बारिश, नदियों का उफान या खराब जल निकासी। ठीक है, फसलें नष्ट हुई, घर और संपत्ति को नुकसान हुआ, और इससे क्या होगा, लोग वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर स्थापित हो जाएंगे, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो गांव के लोगों ने पशुपालन क्यों छोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इसका। चारे और पानी की कमी, पशुओं में बीमारी हो जाती है, क्योंकि चारा और पानी नहीं मिलेगा तो कम लाभ होगा, तो वो क्या छोड़ देंगे, पशुपालन करना ही छोड़ देंगे। और प्रभावित क्या होगा इससे, दूध, मांस, अन्य पशु उत्पादों की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब बाढ़ आ जाएगी तो लोग गांव को छोड़ देते हैं, या फिर फसलें नष्ट हो जाती हैं, उनकी घर संपत्ति को नुकसान होता है, तो वो वहाँ से जगह के छोड़ करके दूसरी जगह पर स्थापित हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि नदियों का उफान, जल निकासी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, बाढ़ तब आती है उस गांव में। पशुओं में बीमारी हो जाती है, उसके कारण जब बाढ़ आ जाती है तो जो बीमारी है वो फैलने लगती है उस गांव से पर्टिकुलर। अत्यधिक बारिश में रहा नहीं जाता है क्योंकि। तो ये सभी कारण और प्रभाव आपको लिखने थे। अगर आपको यहाँ पर देखिए अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि स्पेस बहुत कम दिया गया था, तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। अगर आपको समझना है अच्छे से और, तो इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। प्रत्येक सेंटेंस को आप इजीली समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर इसी सारणी को मैंने इस वे में भी लिख करके बता दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि क्या लिखा हुआ है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी शब्द में। अब है स्वयं कीजिए। तो देखिए, अपने गांव या शहर में एक व्यवसाय का अध्ययन कीजिए, पता लगाइए कि वे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। तो देखिए, आंसर देखेंगे हम उदाहरण के तौर पर। पहले तो कृषि व्यवसाय की हम एग्जाम्पल लेंगे। निर्भरता देखिए क्या है, भूमि, जल, सूर्य का प्रकाश, वायु, जैविक विविधता। ठीक है, क्योंकि परागण के लिए कीड़े और मिट्टी के सूक्ष्म जो जीव हैं वो जैविक विविधता में चाहिए होते हैं।
ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करता है। तो निर्भरता हमने देख ली, उदाहरण देख लिया कृषि व्यवसाय का। अब आपको बताना है कि यदि बारिश नहीं हो तो क्या होगा। इस विषय पर 100 से 150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, यदि बारिश नहीं हो तो क्या होगा। तो देखिए आंसर लिखेंगे, यदि बारिश ना हो तो इसका सीधा और गंभीर प्रभाव हमारे जीवन और पर्यावरण पर पड़ेगा। कृषि पूरी तरह से सूख जाएगी, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न होगा, पीने के पानी की कमी हो जाएगी, जल स्रोत जैसे नदियाँ, झीलें, कुएं सूखने लगेंगे, बिजली उत्पादन जो जल विद्युत पर निर्भर है प्रभावित होगा, जंगल सूख जाएंगे जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा और वन्य जीवों के लिए भोजन व पानी की कमी होगी। मिट्टी की नमी कम होने से धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी, वायु प्रदूषण बढ़ेगा। अंततः यह सब आर्थिक मंदी और सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना था 100 से 150 शब्दों में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य से पूछें कि उनके समय में व्यवसाय किस प्रकार प्रकृति पर निर्भर था, अब उसमें क्या परिवर्तन आए हैं। उत्तर लिखकर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो उदाहरण के तौर पे हमारे दादा दादी के समय आप अपने से बड़े जो हैं उनसे पूछ करके आंसर लिख सकते हैं। जैसे खेती या पशुपालन जैसे व्यवसाय सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे, जैसे मौसम, वर्षा, उपजाऊ भूमि और चारागाह पर। वर्तमान समय में क्या परिवर्तन आए, तो अब कई व्यवसाय प्राकृतिक संसाधनों पर सीधे निर्भरता कम कर रहे हैं, जैसे कि सेवा क्षेत्र या विनिर्माण उद्योग। हालांकि अभी भी कई उद्योग जैसे कृषि, खनन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के उपयोग से निर्भरता का तरीका जो है वो बदल गया है। जैसे सिंचाई के आधुनिक तरीके आ गए हैं, ग्रीन हाउस खेती की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना था, ये स्वयं करने थे आपको, बट यहाँ पर मैंने सभी के आंसर आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई समस्याओं का समाधान खोजिए। यदि गांव में सूखा पड़ जाए तो किसानों को क्या करना चाहिए, दूध उत्पादन कम हो जाए तो क्या विकल्प हो सकते हैं, खेतों में कीटों का प्रकोप बढ़ जाए तो जैविक तरीकों से इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, यदि पेड़ों की कटाई बढ़ जाए तो इसका पर्यावरण और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए बारी बारी से हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यदि गांव में सूखा पड़ जाए तो किसानों को क्या करना चाहिए, तो इसके लिए सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों का उपयोग करें। सूखा पड़ जाए तो जो सूखे में हो सकती हैं, सूखे की जो प्रतिरोधी फसलें होती हैं उनका उत्पादन कर सकते हैं हम। एलोवेरा है सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जो कि सूखे में भी हो जाता है, जिसके लिए पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। वर्षा जल संचयन तकनीकें अपना सकते हैं हम, जो वर्षा जल होता है उसको किस तरह से हम इकट्ठा करें। मल्चिंग का अभ्यास करें, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें। ड्रिप सिंचाई आजकल बहुत फेमस हो रही है, क्योंकि इसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है और वो जो मिट्टी है वो पूरी तरह से गीली रहती है, ताकि पानी की कमी ना हो किसी भी पेड़ पौधों को, और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं जाता उससे। फसल चक्र और अंतर फसल अपनाएं। ठीक है, फसलें जो उस मौसम में बोई जाती हैं उसका तकनीकी अपनाएं, अंतर फसल को अपनाएं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि दूध उत्पादन कम हो जाए तो क्या विकल्प हो सकते हैं, तो पशुओं के आहार और पोषण में सुधार करें, पशु को उचित स्वास्थ्य देखभाल, नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करें, नस्ल सुधार कार्यक्रमों पर ध्यान दें, पशुओं के लिए स्वच्छ और आरामदायक वातावरण प्रदान करें। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी धूप में खड़ा करें पशु को, बेचारा वो भी पशु है, तो वो भी शेड एक उसके लिए होनी चाहिए, उसके लिए अच्छा सा चारा पानी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो दूध उत्पादन में कमी नहीं होगी। यदि खेतों में कीटों का प्रकोप बढ़ जाए तो जैविक तरीके, रासायनिक तरीके नहीं, जैविक तरीकों से इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, तो जैविक कीटनाशक जैसे देखिए नीम का तेल हो गया, कड़वी नीम का तेल होता है ना, वो काफ़ी सहयोग करता है कीटों को भगाने में। अन्य वनस्पति आधारित उत्पादों का उपयोग करें। कीटों के प्राकृतिक शत्रु जैसे लेडी बग्स को बढ़ावा दें, लेडी बग्स को छोड़ दीजिए, वो कीटों को अपने आप ही खत्म कर देंगे। फसल चक्र और अंतर फसल अपनाएं। फेरोमोन जाल, स्टिकी ट्रैप का उपयोग करें। ये एक स्टिकी ट्रैप होता है जिसमें कीट जो होते हैं वो फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें। ठीक है, जिसमें रोग ना हो ऐसे फसलों का आप चुनाव कर सकते हैं या किस्म का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि पेड़ों की कटाई बढ़ जाए और तो इसका पर्यावरण और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हो सकती है, जैव विविधता का नुकसान, वन्य जीवों के आवासों का विनाश हो जाएगा, मृदा अपरदन और जल चक्र में व्यवधान होगा, वायु गुणवत्ता में कमी होगी। आप देख रहे हैं अभी बाढ़ बहुत आ रही है जगह जगह पर,
क्यों हो रहा है? क्योंकि पेड़ पौधों की कटिंग की जा रही है, क्योंकि पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो वो अपनी जड़ों के थ्रू जो बाढ़ आती है तो वो जड़ों के थ्रू उस जो मिट्टी का कटाव है वो रोकने में सक्षम होते हैं। बट अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी का कटाव बहुत जल्दी हो जाएगा और बाढ़ आ सकती है किसी भी जगह पर। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो पर्यावरण पर बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। अब इस पे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी होगी। पर्यटन और इको टूरिज्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण संबंधी नियमों और प्रतिबंधों में वृद्धि होगी। दीर्घकालिक स्थिरता और सतत विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपके इस चारों क्वेश्चन इस पार्ट के। और लास्ट में यहाँ पर एक लाइन कही गई है, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाएं, आओ भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, जो कि एक आत्मनिर्भरता की लाइन है। अच्छा स्लोगन है, इसे आप अपनी कक्षा में लिख सकते हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में चिपका सकते हैं अपने चार्ट को बना करके अपनी कक्षा में। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी हमने इस चैप्टर के जो अंदर क्वेश्चन थे वो भी देख लिए हैं, अभ्यास कार्य के क्वेश्चन भी देख लिए हैं, चैप्टर को समझ लिया है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।